हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के 100% व्याख्या वाला इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। और आप लोग को पता ही हुआ आपके एग्जाम में 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है कितना क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन पूछा जाता है और इस 4 में से चूज करके आप लोग को कोई भी 2 क्वेश्चन ही बनाना रहता है। और जो हर एक 2 क्वेश्चन आता है, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, यानी कि 8 नंबर का 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को उन्हीं इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करवाने वाला हूँ 100% व्याख्या वाला के, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं। पहले तो आपको बताना पड़ेगा ये जो लाइन लिया गया किस चैप्टर से लाइन को लिया गया और उस चैप्टर के लेखक या लेखिका कौन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको शुरुआत करना होता है और जो लाइन लिखा रहता है इसका मतलब क्या हो वही आपको बताना रहता है। तो जो प्रस्तुत पंक्ति है जो अभी पढ़े हैं कि आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं, ये प्रस्तुत पंक्ति जो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है उनके द्वारा रचित जो कविता है पुत्र वियोग, उसी से लिया गया। ये जो लाइन लिया किस चैप्टर से लिया गया, तो पुत्र वियोग कविता से ये लाइन को लिया गया और इसकी लेखिका कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। देखिए 100% व्याख्या वाला जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन है ना, ऊपर का शुरुआत जो है आपको इसी तरह से लिखने का करना है कि प्रस्तुत पंक्ति से शुरुआत करना है, उसके लेखक कौन है या फिर लेखिका कौन है और चैप्टर का नाम क्या है, ये आपको इस तरह से लिखने का शुरुआत करना है। अगर इतना आप लोग लिख लेते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। किस तरह से पक्के हो जाते हैं, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम पता होगा और उसके लेखक कौन है, लेखिका कौन है, वो नाम पता होगा, तो आपके 2 नंबर इसी से पक्के हो जाएंगे। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो 2 नंबर बस आप लोग इतना लिख देते हैं, आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। अब 2 नंबर किसका नहीं मिलेगा, तो जो लाइन रहता है उस लाइन का डिफाइन करना रहेगा, लाइन जो है उसके मतलब क्या, उसका अर्थ क्या होता है वो आपको बता दीजिएगा, तो 2 नंबर आपके और आ जाएंगे। इस तरह से आपके नंबर का विभाजन होता है, यानी बंटवारा किया जाता है एग्जाम में। तो कवित्री इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहती है कि आज चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण बना हुआ है, सभी लोग अपनी खुशियों में डूबे हुए हैं। ऐसे में पुत्र के वियोग में माँ अपने बेटों के आने का इंतजार करिए, पुत्र के वियोग में डूबी माँ के लिए सारी खुशियां जो बेकार है। देखिए प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखिका जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो कहना चाहती है, वो क्या कहना चाहती है कि आज दिशाएं भी हंसती है, यानी कि चारों तरफ दिशाएं भी हंसती है, मतलब चारों तरफ जो आज पूरा प्रसन्नता का वातावरण, यानी कि चारों तरफ सभी लोग जो प्रसन्न है, खुश है। लेकिन क्या, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं। लेकिन माँ जो प्रसन्न है, क्यों नहीं माँ प्रसन्न है, क्योंकि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनके पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो गई है किसी कारण से। इसी कारण क्या, माँ अपने जो बेटे उसके गम में डूबी हुई है, खुशी नहीं मना रहे, लेकिन फिर भी चारों तरफ जो है वो खुशियां सभी लोग मना रहे, लेकिन माँ जो है अपने पुत्र के गम में डूबी हुई है। ऐसे में पुत्र के वियोग में माँ अपने बेटे का आने का इंतजार करिए, लेकिन वो आएगा तो नहीं, लेकिन वो माँ का दिल है कोई मानता नहीं है, वो फिर माँ जो है अपने बेटे का इंतजार करिए पुत्र वियोग में। पुत्र के वियोग में डूबी माँ के लिए सारी खुशियां जो है, चारों तरफ जो खुशियां हैं, चारों तरफ का जो खुशियां है पुत्र के वियोग में माँ के लिए बेकार है। इस लाइन के माध्यम से यही कहना चाहती है सुभद्रा कुमारी चौहान। समझ गए ना, इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। समझ गए, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, कछु खावत कुछ धरनी गिरवात छवि निखारत नंदरानिया। अब ये किस चैप्टर से इस लाइन को लिया गया, ये प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक सूरदास के द्वारा रचित पद से लिया गया। इतना लिख दिए, 2 नंबर आपके पक्के हो गए। अब 2 नंबर जो जिसका लाइन है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि कृष्ण के खाने के ढंग को बताते हैं। ये जो लाइन है, इस लाइन के माध्यम से सूरदास है वो कृष्ण भगवान के खाने को ढंग के बारे में बताते हैं कि कृष्ण भगवान खाना किस तरह से खा रहे हैं। बाल कृष्ण नंद की गोदी में बैठकर भोजन करते समय कुछ खाते हैं तो कुछ धरती पर गिराते हैं, जिसमें कि वात्सल रस है, इसमें वात्सल रस का प्रयोग किया गया और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया और उसमें रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया। इतना सब आप नहीं लिखते तो चलेगा, लेकिन आप लोग इतना तक लिख सकते हैं। समझ गए ना। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कि कछु खावत, यानी कृष्ण भगवान जो कछु खावत यानी कुछ खाते हैं, और कछु धरनी गिरावत यानी कुछ धरनी यानी कि धरती पर गिरा देते हैं, और छवि निखारत नंद रानियां, कृष्ण भगवान की जो माता है नंद रानी है वो क्या देख रही है, तो छवि निखार रही है कृष्ण भगवान की कि वो किस तरह से कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल में आप लोग को बता रहे हैं कि प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक है हमारे सूरदास के द्वारा रचित पद, उसी से इस लाइन को लिया गया। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से या फिर कव्यांश के माध्यम से कवि कृष्ण के खाने को ढंग को बताएं कि कृष्ण भगवान जो किस तरह से खाना खाते हैं। बाला कृष्ण जो है नंद बाबा की गोदी में बैठकर कुछ खाना खाते हैं, कुछ धरती पर गिरा देते हैं, और उन्हीं की यही छवि और निखार कौन रही है, तो नंद रानी जो है वो छवि जो है निखार रही है कृष्ण भगवान के। और इसमें वात्सल का सुंदर प्रयोग किया गया और ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग किया गया और इसमें रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया। और ये सब नहीं भी याद आता है तो कोई बात नहीं, इतना लिख दीजिएगा, आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है, यानी कि जिस भी पुरुष में नारीत्व नहीं होता है वो अपूर्ण होता है, यानी कि अपूर्ण मतलब अधूरा होता है। अब ये नारीत्व कौन सा चीज़ है जो कि होगा नहीं पुरुष में, तो पुरुष होगा अधूरा होगा। तो नारीत्व मतलब होता है नारी के जो गुण होते हैं, नारी में जो होता है दया का गुण होता है, माया का गुण होता है, ममता का गुण होता है। तो ये जो गुण होता है दया, ममता, करुणा, ये सब गुण अगर पुरुष में होगा नहीं तो पुरुष क्या होगा, अपूर्ण होगा, अधूरा होगा। तो ये पंक्ति किस चैप्टर कैसे ली गया और उसके लेखक कौन है, तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित शीर्षक अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया। समझ गए आप लोग, अर्धनारीश्वर पाठ से इस लाइन को लिया
लिया गया। और इस लाइन के लेखक कौन है, इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। इतना लिखिएगा, आपके पहले ही बता चुके, 2 नंबर आपके हो जाएंगे पक्के। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि जिस भी पुरुष में नारी का गुण अर्थात नारीत्व नहीं रहता, नारीत्व का मतलब होता है दया, माया, ममता, सहिष्णुता, जो ये सब गुण नहीं रहता जिस भी पुरुष में, वो पुरुष अधूरा रहता है। पुरुष को नारी का गुण जो होता है वो पूर्ण बनाता है। अगर उसमें दया, ममता, माया, सहिष्णुता नहीं होगा तो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार या बातें नहीं करेगा, अर्थात पुरुष में भी नारी के गुण होना आवश्यक है। देखिए जितना क्वेश्चन आपको बता रहे सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको क्या करना है, समझ लेना है और अपने एग्जाम में जाकर के आप लोग को अपनी भाषा में आप लोग को अपने आंसर को लिखना है। सिर्फ ये जो ऊपर वाला लाइन है ये आप लोग सेम रखिएगा, क्योंकि सेम रखना ही पड़ेगा। और इसके नीचे का जो लाइन आता है, इस लेसन का लाइन को आप लोग सिर्फ समझ लीजिएगा। इसका पीडीएफ तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले लीजिएगा और उसको क्या करना है, बार बार रिवीजन आपको करते रहना है। और इसका आंसर जो आप लोगों को अपने एग्जाम में जाकर के अपनी भाषा में बना करके लिखना है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि जिस भी पुरुष में नारीत्व नहीं होगा, अपूर्ण होगा, इनका अधूरा होगा, तो लेखक जो रामधारी सिंह दिनकर वो कहना चाहते हैं कि जिस भी पुरुष जो होता है उसमें नारी का गुण नहीं होता है। नारी का गुण मतलब नारीत्व नहीं रहता। नारीत्व के गुण में कौन कौन से गुण आते हैं, तो दया का गुण, ममता का गुण, सहिष्णुता का गुण, ये सब गुण जिस भी पुरुष में नहीं रहेगा वो पुरुष क्या हो जाएगा, वो पुरुष होगा ही नहीं, वो अधूरा होगा। अगर इसलिए पुरुष में भी दया, माया, ममता ये सब गुण होना क्या है, तो आवश्यक है, जरूरी है। अगर पुरुष में दया, ममता ये सब गुण नहीं होगा तो क्या होगा, पुरुष होगा दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, अच्छे से किसी से बात नहीं करेगा, अर्थात यानी कि इसका मतलब पुरुष में भी नारी के गुण होना आवश्यक है। समझ गए, इतना आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। अब ये किस चैप्टर से क्वेश्चन को लिया गया, तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक चंद्रशेखर गुलेरी के द्वारा रचित उसने कहा था पाठ से लिया गया। इतना आप लोग समझ गए। चैप्टर 2 जो उसने कहा था, जो कि कहानी है जिसके लेखक है चंद्रशेखर गुलेरी, उसी पाठ से इस पंक्ति को, इस लाइन को लिया गया। तो क्वेश्चन को समझिए कि मृत्यु से कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जैसे किसी आदमी की मृत्यु होने वाली रहती है, उसे पता रहता है कि वो बचने वाला नहीं, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उससे पहले क्या हो जाता है, उसकी स्मृति जो होती है यानी कि यादें जो होती है पूरी साफ हो जाती है। जिंदगी भर की जो भी बातें रहती है, जो भी अच्छा खराब कुछ भी रहता है, वो सभी बातें एक एक करके उसे याद आने लगती है। एक एक करके जन्म भर की सारी घटनाएं सामने आती है और सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, सब कुछ साफ हो जाता है, सब कुछ वो साफ याद आ जाता है। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है, उसे पता ही नहीं रहता है कभी कौन सा समय उसकी मृत्यु के करीब है। वो सब बात उसको, पिछली जो बात रहती है पूरी जिंदगी भर की बात, उम्र भर की बात, वो सब उसको याद आने लगता है। तो इस पंक्ति के में जो आशय है, यानी इस पंक्ति का जो मतलब है बहुत ही ज्यादा भावुक है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तब लहना सिंह जो अपने 12 वर्ष की अवस्था को याद करने लगता है। तो हम यहाँ पर इतना ही लिखे, लेकिन इसके आगे आप लोग खुद से बना के लिखिएगा। क्या लिखेगा तो बता देते हैं। जो ये लाइन लिया गया तो समझ गया कि चंद्रशेखर गुलेरी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ उसने कहा था, जो कहानी है उसी से लिया गया। जब भी लड़ाई जो खत्म हो जाती है और लड़ाई खत्म होने के बाद जो लहना सिंह रहता है उसके मृत्यु के करीब रहता है, तो जब उसे 12 वर्ष की उम्र की अवस्था में जो बात हुआ था वो सब आपको याद उसको आने लगता है कि कैसे वो अपने मामा के गया था, कैसे वो लड़की से मिला था, लड़की से वो तेरी कुर्माई हो गई, तेरी कुर्माई हो पूछता था, लड़की धत करके चली जाती थी। फिर इस तरह से क्या बहुत दिन बीत गए, फिर एक दिन लहना सिंह पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई, लड़की कहती है हाँ देखते नहीं मेरा सालू, हाँ मेरा कुर्माई हो गया। फिर इस तरह से क्या होता है, लहना सिंह बहुत ज़्यादा गुस्सा में हो जाता है, लहना सिंह अपने घर चला जाता है, लड़की अपने घर चली जाती है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, बहुत सालों बाद लहना सिंह जो है उस जमादार के पोस्ट पर आता है, उससे ऊपर ऊंचे के जो पोस्ट पर जो व्यक्ति रहते हैं सूबेदार, वो उसको अपने घर पे बुलाते हैं। तो फिर क्या देखता है लहना सिंह, जिस लड़की से वो बचपन में मिला था, जिससे वो पूछता था बार बार कि तेरी कुर्माई हो गई, तेरी कुर्माई हो गई, वही लड़की आज सूबेदार की पत्नी के रूप में थी। अब इस तरह से फिर सूबेदारनी से वो बात करता है, जो सिख लड़की रहती है जो बड़ी होकर सूबेदारनी बन जाती है, सूबेदार की पत्नी यानी कि सूबेदारनी बन जाती है, उससे वो बातचीत करता है। तो जब वो लहना सिंह जाने लगता है तो सूबेदारनी कहती है कि जब भी तुम मिलो, जब भी तो युद्ध हो तो तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। उसके बेटे के नाम रहता है, जो सूबेदार रहता है उसका सूबेदार के नाम रहता है हजारा सिंह और उसके बेटे का नाम रहता है बोधा सिंह। सूबेदारनी और सूबेदार का बेटा रहता है बोधा सिंह। तो बोलती है सूबेदारनी जब भी युद्ध हो तो तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। तो लहना सिंह क्या करता है, जब भी युद्ध होता है तो अपनी जान देकर उस दोनों की रक्षा करता है। तो इसीलिए उस कहानी का नाम है उसने कहा था। और जब वो मृत्यु के करीब रहता है, वो उसका गोद जो रहता है वजीरा सिंह के, उसका जो सर रहता है वो मजीरा सिंह के गोद में रहता है। तो उसके बाद क्या करता है, जैसे सूबेदार जो रहता है, सूबेदार का बेटा रहता है, वो जाने लगता है। तो लहना सिंह क्या करता है, जैसे सूबेदार से आप जब भी घर जाओ तो सूबेदारनी से कहना उसने जो मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया। ये कुछ नहीं बताता है सूबेदारनी ने क्या कहा था, लहना सिंह से क्या कहा था, सूबेदारनी ने लहना सिंह से क्या था, ऐसा कुछ नहीं बताता। सिर्फ वो इतना कहा था सूबेदार हजारा सिंह से कि जब भी आप घर जाओ तो कहना सूबेदारनी से उसने जो मुझसे कहा था वो मैंने कर दिया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है उसने कहा था कहानी। समझ गए। तो जो लहना सिंह लेटा रहता है तो उसको एक एक करके सब बात याद आने लगती है। कैसे उस लड़की से मिला था, क्या वो पूछता था, फिर लड़की बड़ी हो गई तो उससे क्या बोली थी कि तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। ये सब बात जीवन में जारी जितनी भी घटनाएं हैं सभी घटनाएं उसको एक एक करके सामने आ जाता है और सब कुछ याद उसको आने लगता है लहना सिंह को। समझ गए। तो इस पंक्ति का यही आशय बहुत ही ज़्यादा भावुक आशय है। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। इतना आप लोग को बता दें, इसके आगे आप लोग खुद से बना के लिखिएगा कि 12 वर्ष की अवस्था में कैसे लहना सिंह अपनी मामा के यहाँ गया था, लड़की से मिला था, लड़की से पूछता था तेरी कुर्माई होगी यानी कि तेरी सगाई होगी, लड़की धत करके चली जाती थी। ये सब आप लोग खुद से बना
बना करके लिख लीजिएगा, ठीक है। और इतना भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। शॉर्ट में हम आपको बताएं, लेकिन आपको अगर एग्जाम में टाइम बचे, आपको लगे कि नहीं टाइम बचा हम लिख सकते हैं, तो आप लोग पूरा लिख देते हैं तब और अच्छे नंबर आ सकते, हो सकते हैं 4 में 4 दे दे, लेकिन हो सकते हैं टीचर को देखकर थोड़ा कमी लग रहा है तो 3 ही दे देगा। लेकिन आप लोग जितना बताएं उतना अगर आप लोग अच्छे से अपनी भाषा में बनाकर लिख देते हैं तो आपके 4 में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। इतना भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 4 नंबर आपका आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कोई टीचर हो देख ले नहीं कि तो थोड़ा कमी है तो 3 नंबर ही दे, इसलिए आप लोग जितना बताएं पूरा समझा दिए, इसको आप लोग हिंदी में अपने मन से समझ करके बना करके अपने आंसर को लिखिएगा, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता नहीं। ये तो सबको पता है, पहला चैप्टर से इसको लाइन को लिया गया। इस लाइन के लेखक कौन है, तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित बातचीत पाठ से लिया गया। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य चुप रहता है तब तक पता नहीं चलता है कि उसका स्वभाव कैसा, उसकी रुचि क्या और उसका एक दूसरों के साथ व्यवहार कैसा है। लेकिन जब वो बोलने लगता है उसके रूप गुण व्यक्तित्व का पता लगता है, उसके स्वभाव से हम परिचित हो जाते हैं। अतः इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता नहीं। ये तो आप समझ गए, लेकिन ये तो इतना समझ गए तो सेम टू सेम आपको यही लाइन लिखना ही तो जरूरी नहीं है, बस आप लोग इतना आप लोग खुद लिख दीजिए, सेम टू सेम ये लाइन लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति जो हमारे पाठ्य पुस्तक बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित पाठ बातचीत पाठ से लिया गया। तो इस लाइन के माध्यम से लेखक जो कहते हैं कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं, कि जब तक कोई मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण क्या है, दोष क्या है, यानी कि उसके किसी व्यक्ति के अंदर क्या कमी है, क्या खूबी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या कुछ भी है, जो भी उसके बारे में होगा सब पता चल जाएगा। अगर आप लोग जैसे अपनी कहीं ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, बस में आपके बस में बैठे होते हैं, आपके पास वाला सीट खाली रहता है, आपके पास में आकर कोई व्यक्ति बैठ जाता है, वो आपसे कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा उसके अंदर क्या गुण है, क्या गुण है, क्योंकि आप तो उससे पहली बार मिल रहे होंगे। लेकिन जैसे वो व्यक्ति आपसे कुछ बात करने लगा, आपसे कुछ पूछने लगा, आप भी उसको कुछ बताने लगे, तो आपको पता चल जाएगा ना कि वो कितना समझदार है, कितना गुणवान है, कितना कमजोर है, जो भी होगा उसके अंदर की कमी खूबी सब आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलेगा ही नहीं, ऐसे ही आपका जहाँ स्टॉपेज होगा आप लोग वहाँ उतर जाएगा, जहाँ उसका स्टॉपेज होगा वहाँ उतर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा उसके अंदर क्या क्या कमी थी, खूबी थी, गुण था, क्या गुण था। इसीलिए इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यही कहना चाहते हैं, बालकृष्ण भट्ट यही कहना चाहते हैं, जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका स्वभाव कैसा है, उसका रुचि कैसा है, उसका दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा है, अच्छा या खराब है, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब भी व्यक्ति बोलने लगता है तो उसका गुण क्या है, व्यक्तित्व कैसा है, ये सब पता चल जाता है, उसके स्वभाव से हम परिचित हो जाते हैं। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता ही नहीं। ये 5 क्वेश्चन अगर आप लोग को बताएं, ये 5 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन कितने 4, बनाना कितना है तो 2, ये 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग को इसी 5 में से देखने को मिल जाएगा। सिर्फ आप लोग बशर्ते इस 5 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, समझ गए। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग बताएं, इसका पीडीएफ तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। और आप लोग अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया है, थोड़ा बहुत तैयारी किया तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इस पीडीएफ आप लोग को 500 सेट का पीडीएफ मिलेगा, और 500 सेट का पीडीएफ जो मिलेगा वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग साइंस या अकाउंट्स वाले स्टूडेंट होंगे तो आपका जो भी 2 सब्जेक्ट होगा उस दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जैसे आपको हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ मिल जाएगा जो भी साइंस या अकाउंट्स वाले स्टूडेंट होंगे। लेकिन आप लोग आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे तो आपका जो भी इस 10 में से 5 सेट होगा उस 500 सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपका टाइम बीत गया, अब हम इस पीडीएफ को लेकर क्या ही कर लेंगे। लेकिन आपको इतना बता दें, अगर आपके पास 5 से 6 घंटा है ना तो आप लोग एक सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्जाम से 1 दिन का भी टाइम बचा हुआ है, अगर कल एग्जाम है, आज आप लोग रात में अगर वीडियो देख रहे हैं या शाम में देख रहे हैं, दिन में देख रहे हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बहुत ही बढ़िया नंबर ला सकते हैं कम समय में पढ़ करके। किस तरह से ला सकते हैं तो आपको बताते हैं। जैसे हिंदी की बात करें, क्योंकि हिंदी का वीडियो है तो हिंदी में आप लोग सभी का सब्जेक्ट भी होता है। हिंदी में टोटल चैप्टर कितने 12 नहीं 13 चैप्टर है ना। हिंदी में टोटल चैप्टर है 13 + 13, यानी कि काव्यखंड और गद्यखंड दोनों में 13 चैप्टर है, टोटल 26 चैप्टर है। अब तो सोच रहे हो कि 26 चैप्टर को हम कैसे 5 से 6 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो हो सकता है, कैसे हो सकता है, लेकिन उसके लिए तरीका है। किस तरह से हो सकता है वो बताते हैं। जो पीडीएफ दिया है ना, इस पीडीएफ में हर एक चैप्टर से 15, 20, 25 जो भी 15, 20, 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही सब ऐड किए। ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन को ऐड कर दिए, जो इंपॉर्टेंट है उसी प्रश्न को ऐड किए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 15, 20, 25 जो क्वेश्चन है इसको 15 मिनट 20 मिनट में एक चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि अगर आप लोग एक चैप्टर को 15 मिनट में, किसी चैप्टर को 10 मिनट में ही और कंप्लीट करेंगे, हिंदी का क्वेश्चन और आप लोग कुछ ना कुछ तो पढ़ ही होंगे पहले से, तो 10 मिनट 15 मिनट में अगर आप लोग एक चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेते हैं, 3, 4, 5 घंटे में ज़्यादा आप लोग 5 घंटे में पूरे 26 चैप्टर को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और बचा क्या, 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा, ऑब्जेक्टिव आपका पूरा कंप्लीट हो गया। बचा क्या, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा। अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 26 चैप्टर का वो आप कैसे कंप्लीट कीजिएगा, तो देखिए हर एक चैप्टर से ना कोई ज़्यादा, ऑब्जेक्टिव में क्या रहता है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो रहता नहीं है, 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। जैसे पहला चैप्टर से बात करें तो पहला चैप्टर सबको पता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं, बातचीत के संबंध में बेंजोस और एडिशन के क्या विचार है, ये 2 क्वेश्चन, यही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा चैप्टर की बात करें तो दूसरा चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट है कि लैला सिंह का जो परिचय है वो अपने शब्दों में दे, या लैला सिंह के गांव में आए तुर्की मौलवी था वो क्या करता था, या फिर तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। दूसरा चैप्टर से बस हो गया खत्म। तीसरा चैप्टर क्या है, तो तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। इसमें क्या रहेगा, दिनकर जी की मृत्यु कब और किन परिस्थिति में हुई थी, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी क्यों नहीं बने। मतलब हर एक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, और सभी क्वेश्चन का जो आंसर है इस पीडीएफ में ऐड कर दिए। सिंपल वे में आंसर ऐड किए, जिस तरह से आप लोग ऊपर देखे थे, सिंपल वे में ऐसा लैंग्वेज है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएगा अपनी भाषा में। ऐसा लैंग्वेज है आप लोगों को गेस्ट पेपर, मॉडल
पेपर वाला नहीं मिलेगा आंसर। उसमें क्या रहता है, पूरा एक 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका आंसर जो है आधा पेज में, 1 पेज में रहता है और किताबी भाषा में रहता है, जिससे आप लोग समझ में नहीं पाते होंगे। लेकिन इसमें जो आंसर मिलेगा आपको पीडीएफ में, आपको सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा और इतना सरल लैंग्वेज रहेगा ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। इस तरह से अगर आप लोग कंप्लीट करते हैं तो आप लोग भी 26 चैप्टर जो है इसको, एक चैप्टर को सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में कंप्लीट करके ऐसे आप लोग 2 से 3 घंटा में आप लोग क्या कीजिएगा, पूरे सब्जेक्टिव को कंप्लीट कर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट, सब्जेक्टिव आपका कंप्लीट। अगर आप लोग इस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को इतना कर लेते हैं तो कहीं से भी प्रश्न है, आपसे एक भी प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे ना, उसका 99% क्वेश्चन जो होगा उसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। अब सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आता कहाँ से एग्जाम में, तो क्वेश्चन आता है बुक से ही, और बुक का जो भी क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, सब इस पीडीएफ में ऐड कर दिए। तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, बुक से आएगा, और बुक का क्वेश्चन आपको पता होगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और पीडीएफ का जो प्राइस है वो कोई ज़्यादा नहीं है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि 5 सब्जेक्ट का मिलेगा तो बहुत ज़्यादा होगा, 125 होगा, नहीं। इस सभी सब्जेक्ट का जो भी आपका 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ का प्राइस है वो ओनली 25 रुपीज़ है, यानी कि 25 रुपये। इतना कम है इसलिए रखें ताकि हर एक बच्चा जो है इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकेगा। अभी तक बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी ले सकते हैं। पीडीएफ का प्राइस ओनली 25 रुपीज़ है। फिर से बता देते, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिलेगा 25 रुपये में। कई बच्चे पूछने लगते कॉल करके, मैसेज करके, सर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा 25 में या 5 सब्जेक्ट का, तो आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा ना, या फिर जो भी साइंस या कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो आपका जो भी 2 सब्जेक्ट होगा वो दोनों सब्जेक्ट का, या फिर आपका जो भी 5 सब्जेक्ट है आर्ट्स में, तो 500 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ का प्राइस है वो ओनली 25 रुपीज़ है, 25 रुपये। समझिए, इतना कम इसीलिए रखें ताकि सभी बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा। लेना किस तरह से, तो ये देखिए नंबर है 7903820829। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालेगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना, 25 रुपये डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। और जो ही आपका 5 सब्जेक्ट हो, या अगर आप लोग साइंस या कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो जो भी आपका 2 सब्जेक्ट हो, आप लोग तुरंत सब्जेक्ट बता दीजिएगा, 500 सब्जेक्ट बता दीजिएगा, आपका पीडीएफ जो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको पीडीएफ को लेना और इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।